डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम एलेक्स व्हीलर है और मैं हंगरी का एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ। आर्कियोलॉजिस्ट यानी पुरातत्व विज्ञानी। मेरा काम ही है पुरानी जगहों पर जाना और वहाँ जाकर अपनी खोजबीन करनी। कई देशों में ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी होती हैं, कुछ रहस्यमय होती हैं और कुछ नई चीज़ों को सामने लाती हैं। इसी तरह मैं हंगरी के अलग अलग हिस्सों में जाकर पुरानी चीज़ें ढूंढता ही रहता हूँ। पहली बार मुझे सरकारी तौर पर एक खास खदान में भेजा जाना था। ये एक बहुत पुरानी खदान थी जिसे 100 साल पुराना माना जा रहा था। कहते हैं वहाँ की रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ पुरानी मूर्तियाँ निकली हैं, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाना था। लेकिन मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। उस जगह का इतिहास ही कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ा सा डरने सा लगा था। कहते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के समय वहां पर 1 लाख की सेना अपने आप एक दूसरे को मार गई थी। यानी किसी दूसरे ने उन पर हमला नहीं किया, बल्कि पूरी 1 लाख की सेना एक दूसरे को मारने में कामयाब रही। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे वहां जाकर तो ये देखना है कि वो मूर्तियां कितनी पुरानी हैं और वहाँ पर मुझे खोजबीन करनी है। मैं ऐसी जगहों पर जाता हूँ जहाँ मुझे कई महीनों तक रुकना पड़ जाता है। कभी कभी तो गांव पास में ही होते हैं तो मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ। कभी कभी मुझे टेंट लगाकर वहाँ पर रुकना पड़ता है। मुझे साथ देने के लिए भी कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर काम कुछ ऐसा ही होता है। शायद अब मुझे कम ही लोग काम करने के लिए मिलने वाले थे। सरकारी चीज़ें गुप्त होती हैं। मैं सुबह जल्दी ही उस जगह पर पहुंच गया था। वहां जाकर मुझे पता लगा कि ये एक बहुत बड़ी खदान थी। ये खदान लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी थी और ये दूर से देखने में एक खाई नजर आ रही थी। मुझे इसके नीचे उतरने में ही बहुत समय लग जाता। मैं यहां पर बहुत परेशान होने लगा था। पास के एक छोटे से शहर से मैंने एक आदमी साथ ले ही लिया। ये था मिस्टर जोसेफ हमेशा मेरे साथ रहता और वो भी तैयार था नीचे जाकर पूरी रिपोर्ट से इकट्ठा करना। मूर्तियों के बारे में सबको पता था, लेकिन नीचे कोई नहीं जाना चाहता था। ये खदान भी पिछले 30 सालों से बंद पड़ी है। कहते हैं कि यहाँ पर सोना और हीरे मिला करते थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किसी कारणवश इस खदान का काम बंद करवाना पड़ गया। मैं ऐसी सच्चाइयाँ कभी नहीं जानना चाहता, इसीलिए मैं चुपचाप जोसेफ के साथ नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया। पहले तो मुझे लगा कि ये खाई ज़्यादा गहरी नहीं है और मैं आसानी के साथ नीचे उतर सकता हूँ। लेकिन मैं जैसे नीचे उतरता जा रहा था, मुझे पता लग रहा था कि छोटी दिखने वाली खाई भी घूम कर उतरनी पड़ती है। इसमें काफ़ी समय लग जाता है। मैं और जोसेफ नीचे उतरते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हमको ये लगा कि हम शायद खाना कम ही साथ लाए हैं। यहाँ से ऊपर चढ़ने में हमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। हमें नीचे ही रुकना होगा। हम पास वाले शहर तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर जाने और आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और इस तरह से काम काफ़ी लंबा खिंच जाएगा। वैसे भी इन मूर्तियों को देखने और वहाँ की जगह का निरीक्षण करने के बाद मुझे 2 दिन का ही काम तो होगा, तो मैं नीचे ही रुक जाऊँगा। वैसे भी मैं अपने साथ टेंट तो लाया ही था। जोसेफ भी मेरे साथ वहीं पर रुक जाएगा। सारा सामान हम साथ में ही लेकर आए थे। हम जैसे ही उस जगह पर पहुंचे तो हमें एहसास हुआ कि ये खाई कितनी बड़ी है। ये खदान ऊपर से गोल तरीके से नीचे तक पहुंचाई गई थी और ऊपर का हिस्सा बहुत ज़्यादा दूर नजर आ रहा था। हम तो जैसे बिल्कुल नीचे पहुंच गए थे। ये एक नर्क का सफ़र लग रहा था। नीचे मिट्टी बिल्कुल काली थी, जैसे वहां पर बहुत सारा कोयला रखा गया हो। ये कोयला
30 साल पुराना होगा। यहाँ पर पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे और शायद सिर्फ एक ही पैरों के निशान थे जो उस इंसान के थे जो शायद शराब पीकर इतना नीचे चला आया था। नीचे आने के बाद उसे यहाँ पर मूर्तियां दिखी थी, जिसके बाद 2 पुलिस वालों ने इसकी सच्चाई को बताया। इसके बाद सरकार ये जानना चाहती है कि क्या ये मूर्तियां सच में बहुत पुरानी हैं और यहाँ पर एक छोटी सी गुफा है जिसे पहले खादान में इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये किस इस्तेमाल में आती है वो भी मुझे देखना था। मुझे नीचे पहुंचने में काफ़ी समय लगा था और अब दोपहर का समय था, इसलिए हमें खाना खाना था। हम पहले ही चलते चलते बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम खाना खाते वक्त ये प्लान बना रहे थे कि हमें सबसे पहले मूर्तियां चेक करनी हैं, उसके बाद हमें गुफा के अंदर जाना है। हम उस खादान के अंदर ज़्यादा गहराई तक नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पर सांस लेने में परेशानी हो सकती है। जोसेफ मेरे लिए काफ़ी नया था, इसलिए बातें करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता। उसके पास काफ़ी ऐसी बातें होंगी जिसे मैं नहीं जानता हूँगा। यही कारण था कि शायद मेरा दिन अच्छा निकल जाता। खाना खाने के बाद हमने उन मूर्तियों को देखा। मैंने उनका निरीक्षण करना शुरू किया तो सच में वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, लगभग 1000 साल पुरानी। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था और रेडियो कार्बन डेटिंग करने के लिए हमें बाहर जाना पड़ता। मैंने उन्हें बैग में बंद कर लिया और बैग को नीचे वाले छोटे से झोले में रख लिया। मैं उसको लेकर अब ऊपर जाने वाला था, लेकिन उससे पहले हमें उस गुफा के अंदर तो जाना ही था। हमने सारा सामान टेंट में रखा और हम गुफा के अंदर चल पड़े। गुफा के अंदर जाते ही पहले तो हमें ये लगा कि ये एक प्राकृतिक गुफा है। दूर दूर से काफ़ी खरोंचने के निशान थे, शायद ये यहाँ से पानी निकलता होगा, इसके ही निशान बने हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ी थोड़ी रोशनी नजर आ रही थी और यही कारण था कि हम और अंदर तक जाते जा रहे थे। किसी गुफा में अगर रोशनी निकलती हो तो उसे सेफ माना जाता है। रोशनी से उसके अंदर हवा भी आती होगी, यानी कि दम घुटने का कोई कारण नहीं बनता। हम उसके और अंदर तक जा सकते थे। हम लगभग 1 घंटे तक उसके अंदर घूमते रहे। ये काफ़ी फैली हुई गुफाएं थी और ये काफ़ी अजीब सी थी, लेकिन इसमें एक चीज़ खास थी। हम हर तरफ गए, घूम फिरकर वो गुफाएं एक ही जगह पर पहुंच जाती और वहां पर लकड़ी का एक फट्टा बना हुआ था। फट्टे के पीछे एक पुराना सा लोहे का दरवाज़ा था। हम उस दरवाजे को खोलना नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हम वापस चले जाएं। उसके बाद हमें काफ़ी समय लग सकता है और बाहर भी तो अंधेरा हो जाएगा। कहीं हम अंदर भटक गए तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। हमें ढूंढने के लिए भी काफ़ी देर बाद ही लोग आएंगे। अंदर हम परेशान होते रहेंगे। यही कारण था अब हम बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। जब हम उस गुफा के अंदर गए थे तब हमें ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम पहाड़ी के ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं। सच में वो गुफाएं ऊपर की तरफ जाती हैं और बीच बीच से रोशनी भी आती है। शायद वो ऊपर निकलती हों, लेकिन इतनी आगे हम नहीं जा सकते थे। हम वापस आना शुरू हो गए। हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें पता लगा कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ खादान के नीचे अगर ज़्यादा बारिश हो जाए तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन ये बारिश अजीब सी लग रही थी। बीच बीच में ये रुक जाती और कभी कभी तेज़ हो जाती। जब भी हम सोचते कि हमें खादान से बाहर आ जाना चाहिए, वो बारिश अपने आप जैसे धीमी सी हो जाती और हमारा मन बदल जाता। ऐसा ही होता रहा। उसके बाद जोसेफ ने कहा कि हमें अपने टेंट के अंदर सो जाना चाहिए। हमें रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम इस खादान से बाहर चले गए तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। हम अब उस टेंट के अंदर बैठे थोड़ी बातें कर रहे थे और धीरे धीरे हमें नींद आना शुरू हो गई। बाहर बारिश बहुत तेज़ थी। हमारा टेंट वाटरप्रूफ था, इसलिए इसके अंदर तो पानी नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। वो बिजली इतनी तेज़ कड़कती कि हम थोड़े से घबरा जाते, लेकिन धीरे धीरे नींद चढ़ती गई और मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन मेरी आंख सुबह नहीं खुली बल्कि आधी रात को खुली, जब वहाँ पर बहुत सारा पानी हो चुका था और वो पानी टेंट के अंदर आ चुका था। ये हमारे लिए परेशानी की बात थी। अगर यहाँ पर बारिश का पानी हमारे टेंट के अंदर आ जाए तो हमारा सारा सामान खराब हो सकता है, और लगभग हुआ भी ऐसा ही।
हमने किसी तरह से सामान ऊपर को लटका दिया और हम बाहर देखने के लिए गए। हमने टॉर्च की रोशनी जैसे ही जलाई तो हमारे होश उड़ गए। यहाँ पर लगभग 1 फीट ऊपर तक पानी भर चुका था। हमारा दिमाग चलना शुरू हो गया कि यहाँ 1 किलोमीटर चौड़ी खाई है, यानी कि ये खदान 1 किलोमीटर की है और यहाँ पर चारों तरफ अगर भारी बारिश हो जाए तो उसका पानी नीचे की तरफ ही आएगा और जहाँ पर हम हैं वहाँ पर पानी भर जाएगा। तभी हमने ये डिसीजन ले लिया कि हम तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम उसके ऊपर चढ़ रहे थे वहाँ परेशानी और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। पानी ऊपर से इतना तेज़ आता कि हम बाहर निकलने वाले रास्ते से फिसलकर फिर से नीचे आ जाते और पानी में गिर जाते। वहाँ 1 ही घंटे में पानी 2 फीट से 5 फीट हो गया था और अब हमें सांस लेने में परेशानी होने वाली थी। हमें लगातार तैरना पड़ रहा था। हमारे टेंट में भी पानी भर चुका था और ऊपर जाने का रास्ता भी फिसलन भरा हो गया था। ये काली मिट्टी इतनी फिसलती है हमें नहीं पता था। हमें लगा था चाहे बारिश हो भी जाए तो वहाँ पर पत्थर होंगे, उसके ऊपर से हम निकल जाएंगे। लेकिन बारिश इतनी तेज़, हमें नहीं पता था हम निकल नहीं सकते। हम सच में फिसल फिसल कर नीचे आ रहे थे। तभी जोसेफ ने कहा कि वो वाली गुफा देखो, वहाँ पर बिल्कुल साफ है, हमें उसके अंदर जाना चाहिए, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं पहले तो मान नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम उस गुफा में फंस जाते तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता और अगर वहाँ भी पानी आ जाए तो क्या करेंगे? वहाँ पर तो ऊपर भी नहीं जा सकते और बाहर निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता। मैं इंतज़ार करना चाहता था, लेकिन अगले 15 मिनट में ही पानी 1 फीट ऊपर तक और भर गया। हम बाहर तो निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब गुफा में जाने का रास्ता भी बंद सा होने लगा था। तो जोसेफ ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, आपको आना है तो आओ। उसके बाद मुझे भी वहाँ पर जाना ही पड़ा। हम जल्दी से उस गुफा के अंदर घुसे और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। सच में यहाँ पर पानी नहीं था और चढ़ने के लिए भी पत्थर ज़्यादा फिसलन भरे नहीं थे। हमारा चढ़ना आसान हो रहा था। यही कारण था कि अब हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो गए। ये गुफाएं ऊपर की तरफ ही जा रही थी और हमने निशानियां पहले ही लगा रखी थी कि हमें किस तरफ जाना है। हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते गए और पानी काफ़ी पीछे रह गया। यहाँ पर पानी की बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी और यहाँ पर तो पानी की कुछ भी बूंदें नहीं पहुँच पा रही थी। हमने अपने साथ खाने पीने का सामान रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम यहाँ पर काफ़ी देर तक फंस जाते तो हमें यहाँ पर ही रुकना पड़ता, तो खाने पीने का सामान तो साथ रखना ही पड़ता। अब हम धीरे धीरे चलते हुए उस दरवाजे तक पहुँच गए। ये लोहे का दरवाज़ा था और हमें पता था इसे खींचने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगने वाला है। उससे पहले हमें सांस तो लेनी थी, तो हम वहाँ पर बैठ गए। हमने सोचा हुआ था कि काफ़ी देर तक यहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद अगर हमें लगा कि आगे जाना ही होगा तो दरवाजे को खोल ही लेंगे। उसके बाद मैं जोसेफ के साथ बातें करना शुरू हो गया। मैं उससे जानना चाहता था इस शहर का इतिहास क्या है और वो कहानी जो बहुत ज़्यादा फेमस है उसके बारे में उसका क्या कहना है। हम धीरे धीरे ऐसे ही बातें करना शुरू हो गए। उसने भी बताना शुरू कर दिया कि यहाँ दूसरे विश्व युद्ध के समय 1 लाख सैनिक गायब हो गए थे। यहाँ के शहर वालों को सब पता है कि वो कहाँ गए। कहते हैं कि यहाँ पर 1 लाख सैनिक एक दूसरे को मार गए थे। कारण ये था कि यहाँ पर एक शैतानी शक्ति है जो सबका दिमाग खराब कर देती है। वो दिमाग के अंदर पहुँच जाती है और शरीर को कंट्रोल करना शुरू कर देती है। कहते हैं उन सैनिकों ने भी एक दूसरे को गोलियों से भून कर रख दिया था। जो बचे थे उन्होंने चाकू से एक दूसरे को मार दिया। यहाँ उनके सिवा और कोई नहीं मिला। पूरे के पूरे 1 लाख सैनिक मरे हुए मिले थे। उसके बाद से यहाँ पर कोई नहीं आता था। उसके बाद यहाँ पर इस खदान को बनाया गया। यहाँ पर काफ़ी सारा सोना निकला और काफ़ी सारा कोयला भी निकला। इसी के साथ यहाँ पर काफ़ी कीमती चीज़ें मिली। लेकिन एक दिन इस खदान को भी बंद करवा दिया गया। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। यहाँ पर 10 लोग गायब हो गए थे। वो दोबारा किसी को नहीं मिले, ना ही जिंदा ना ही मरे हुए। वो कहाँ गए किसी को नहीं पता।
उसकी बातें अब थोड़ी थोड़ी मुझे डराना शुरू कर गई थी। उसके बाद मैंने कहा कि हम ऐसी जगह पर फंसे हुए हैं, मुझे लगता है ऐसी बातें हमें नहीं करनी चाहिए। मैं तो थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, मुझे थोड़ी सी घबराहट होनी शुरू हो गई थी। उसके बाद हमने देखा कि पानी वहां तक पहुंचने लगा था। वहां पर आवाज आना शुरू हो गई थी। मुझे भी डर लगना शुरू हो गया, शायद पानी का स्तर बढ़ना शुरू हो गया होगा। तब हमें भी लगा कि हमें अब आगे बढ़ना ही होगा, हमें उस दरवाजे को खोलना ही होगा, शायद तभी हम इससे बाहर निकल सकते हैं। हमने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो हमारे होश उड़ गए। उसके आगे एक कमरा था और उस कमरे का एक और दरवाज़ा था। उस कमरे में काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। वहाँ पर वैसी ही मूर्तियाँ भी रखी हुई थी जो बाहर मिली थी। वहाँ पर काफ़ी सामान सोने का था जिसने हमारे होश उड़ा दिए। मैंने जोसेफ को छलांग लगाकर कुछ चीज़ें पकड़ते हुए देखा। मैं जानता था वो कुछ चीज़ें छिपाकर अपनी जेब में रखने वाला है। वो इसी तरह से आंखें चमका रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन सामान को पकड़ा वो उसे माथा टेक कर वहीं पर रखने लगा। उसके बाद उसने कहा कि ये पुराने देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, यहाँ पर इनकी पूजा पहले की जाती थी, लेकिन बाद में ये सामान कहाँ गया किसी को पता नहीं लगा। वो खुद हैरान था, ये सारी मूर्तियां यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर कई सामान तो ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा पुराने थे। मैं खुद खुश था, अगर ये सामान सरकार के पास पहुँच जाए तो मेरी तो बहुत ज़्यादा वाह वाह हो जाएगी। वैसे भी ये सामान कीमती भी बहुत है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इनाम भी मिलेगा। लेकिन उसके आगे वाला दरवाज़ा मेरी आंखों में ज़्यादा खटक रहा था। यहाँ से बाहर निकलना हमारा पहला लक्ष्य था, इसीलिए इस सामान को हमने यहीं पर रख दिया। हमने किसी सामान को उठाया नहीं, वहीं वापस रख दिया। हमने आखिरकार उस दरवाजे को खोल ही लिया। वो लकड़ी का दरवाज़ा बड़े ही आराम से खुल गया और उसके बाद और गुफा आगे को जा रही थी और ऊपर को ही जा रही थी। हमारे लिए सबसे अलग चीज़ तो ये थी कि गुफा में हर जगह रोशनी ही रोशनी थी और हम जब भी रोशनी की तरफ जाते तो हमें पता ही नहीं लगता कि वो आ कहाँ से रही है, जैसे ये पूरी की पूरी गुफा चमक रही हो। हम इस गुफा में आए भी इसीलिए थे क्योंकि हमें लगा था कि ऊपर से सूर्य की रोशनी इसमें आ रही है, लेकिन पीछे तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है तो सूर्य की रोशनी अंदर तक नहीं आ सकती। ये कैसी रोशनी थी और कहाँ से आ रही थी हम पता लगा ही नहीं पाए। हम बस आगे को बढ़ते गए, हमें इससे बाहर निकलना था। वैसे भी घूमकर खदान के नीचे पहुंचने में काफ़ी समय लगा था। अगर इससे ही हम बाहर निकल पाते तो भी हमें काफ़ी समय लगने वाला था। हम धीरे धीरे आगे को बढ़ते जा रहे थे। जोसेफ भी काफ़ी अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। वो जैसे बार बार हर जगह माथा टेकता जा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो देवी देवताओं से ज़्यादा प्यार करता है, शायद उसके घर वाले भी ऐसे ही होंगे, इसीलिए वो अब ज़्यादा धार्मिक होने का नाटक कर रहा है। लेकिन थोड़ी दूरी पर आगे बढ़ने के बाद हमें एक खुली गुफा मिली। ये काफ़ी लंबी चौड़ी गुफा थी और नीचे जाने का रास्ता भी बना हुआ था। नीचे जाने की पूरी सीढ़ियाँ बनी हुई थी जो काफ़ी अजीब थी। ये साधारण गुफा नहीं हो सकती क्योंकि नीचे उतरने के लिए साधारण गुफाओं में सीढ़ियाँ नहीं होती, लेकिन उससे ज़्यादा अजीब ये कि नीचे हजारों की संख्या में लोग थे। लोग जैसे वहाँ पर रह रहे थे, उनके कपड़े भी काफ़ी अलग से थे। हमें नीचे जाना था और मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर लोग हैं। शायद ऊपर से कोई ना कोई रास्ता होगा जहाँ से निकलकर लोग यहाँ पर आए होंगे। शायद ऊपर भी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई होगी, लेकिन नीचे क्यों आए इसका मुझे नहीं पता। पानी भी नीचे की तरफ ही तो आता है। लेकिन अब हमें नीचे जाकर उनसे सवाल करने थे। हम दोनों तेजी से नीचे की तरफ चल पड़े। जैसे ही हम उन लोगों के पास पहुंचे तो हमें पता लग गया वो साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखें बार बार हिल रही थी और वो भी काफ़ी अजीब से रंग के थे। उनका रंग लाल नहीं बल्कि ग्रे कलर का था। वो ऐसे इंसान लग रहे थे जिनके शरीर में खून हो ही ना, और हमारे सवालों का वो जवाब नहीं दे रहे थे। वो हमारी तरफ देखते, उनकी आंखें इतनी तेजी के साथ फड़कती
कि ऐसा लगता जैसे वो टिक ही नहीं रही हों। उसके बाद जोसेफ मेरे पास आया और मुझे एक साइड लेकर गया। उसने मेरे कान में बताया कि ये स्किन वॉकर्स हैं, यानी कि छलावे। ये इसी तरह से रूप बदल लेते हैं। लगता है ये यहां पर रहते हैं। उसके बाद जोसेफ ने बताना शुरू किया कि उसने कई कहानियां सुनी थी। वो किसी पर यकीन नहीं करता था। उसने ये सुना था कि वो 1,00,000 सैनिक इसलिए मारे गए थे कि ये छलावे अलग अलग रूप धारण करके उन्हीं के बीच घूम रहे थे। उनको किसी पर भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो 1,00,000 सैनिक एक दूसरे को मार पाए थे। वहां पर एक भी छलावा नहीं मिला था, सिर्फ वो सैनिकों की लाशें ही मिली थी। हम घबरा चुके थे। हमें वहां से बाहर निकलना था। हम उनको धक्का देकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। हम पीछे नहीं जा सकते थे, हमें बस आगे ही बढ़ना था। हम आगे बढ़ते गए। उनको धक्का देते हुए हम किसी तरह से आगे वाले रास्ते पर पहुंच गए। ये रास्ता फिर से आगे की तरफ बढ़ रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था। उसमें फिर से रोशनी थी और हमें उस रोशनी की तरफ बढ़ते जाना था। हम जैसे ही उस गुफा में आगे बढ़ना शुरू हुए, हमने देखा कि वो लोग हमारा पीछा करना शुरू हो चुके थे। हमने पीछे देखा तो अलग अलग रूप के इंसान आ रहे थे। किसी ने तो पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे तो किसी ने अब के ज़माने के। किसी किसी की शक्ल तो पहचानी लग रही थी। मुझे कोई कोई तो बड़ा बड़ा नेता लगता, किसी की शक्ल एक एक्टर जैसी लगती। मैं घबराना शुरू हो गया था। मुझे यकीन हो गया था कि ये साधारण इंसान नहीं बल्कि वो स्किन वॉकर्स ही हो सकते हैं। अब हम भागकर आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। वो गुफा भी काफ़ी सीधी लग रही थी तो हमें भागने में आसानी हो रही थी, लेकिन उनकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़। काफ़ी ज़्यादा आगे भागने के बाद मैंने दोबारा पीछे मुड़कर देखा तो मुझे उनके चेहरे नजर आए। उनके चेहरे जैसे पूरे फट चुके थे। उनके मुंह से बड़े बड़े दांत नजर आ रहे थे और वो जैसे 32 दांत नहीं, शायद 100 से ज़्यादा दांत होंगे। वो काफ़ी बड़े बड़े थे और उनका मुंह भी बहुत अजीब लग रहा था, ऐसा जैसे कोई जानवर हो या एलियन हो। मैं ज़्यादा डर चुका था और हम तेज़ी से भागना शुरू हो गए। हम जैसे ही उस गुफा के आगे निकले तो हमें फिर से एक खाली जगह नजर आई। वहाँ पर काफ़ी सामान पड़ा था और उसके आगे एक बहुत बड़ी दीवार। वहाँ पर एक तांबे का दरवाज़ा लगा था। वो दूर से ही चमक रहा था। ये काफ़ी पुराना दरवाज़ा लग रहा था और मैं भी घबरा रहा था कि क्या हम इसे खोल पाएंगे। वो स्किन वॉकर्स हमारे बहुत पास पहुंच चुके थे। मैं काफ़ी घबरा सा चुका था और मुझे ये नहीं पता था कि कैसे मैं उस दरवाजे को खोलूं, लेकिन मैं उसके पास पहुंचा। आसपास बहुत सारी किताबें पड़ी थी। मैं किस किताब से क्या करूं, यहाँ और क्या कर सकता हूं। मैंने एक किताब हाथ में पकड़ी और मैंने उन स्किन वॉकर्स पर फेंकनी शुरू कर दी। वो काफ़ी भारी किताब थी। उसके बाद मैंने देखा कि उन किताबों का असर उन पर बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो काफ़ी ताकतवर थे, शायद उनको चोट बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन मैंने देखा उन्होंने जोसेफ को पकड़ लिया था। उनके तीखे दांत जोसेफ की टांग में गड़ चुके थे। जोसेफ भी चिल्लाते हुए यही कह रहा था, सर आप निकल लो, सर आप निकल लो। मेरे हाथ में एक किताब थी और अब मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी उन पर फेंकने की। मैं डर चुका था, मुझे मरना थोड़ी ना था। मैंने तेज़ी से उस दरवाजे को खोला और मैंने तेज़ी से उसे बंद भी कर दिया। मैं नहीं चाहता था उस दरवाजे को वो पार कर पाए, लेकिन मैं जैसे ही बाहर की तरफ देखने लगा तो मुझे बाहर सड़क नजर आई। मैं किसी घर का दरवाज़ा खोलकर सड़क पर पहुंच चुका था। क्या ये दरवाज़ा किसी घर का था? क्या वो छलावे उस घर में रह रहे थे? मैं इस सड़क पर कैसे पहुंचा? इन सवालों ने मुझे जैसे झकझोर कर रख दिया, लेकिन मैं जिंदा बचना चाहता था। मैंने उस घर को पहचान लिया था और मैं भागता हुआ पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। मैंने पुलिस को यह बताया कि मेरे साथ अब तक क्या हुआ है। वो भी मेरे साथ उस घर तक पहुंचे। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था।
मैंने कहा कि मैं इस घर से निकला। एक गुफा उस खादान से इस घर तक आती है। उन्होंने उस घर का दरवाज़ा तोड़ना चाहा, लेकिन मैंने उनको कहा कि यह दरवाज़ा तांबे का है, अंदर से ये तांबे का है, बाहर से लकड़ी का लग रहा है। मैं बड़ी मुश्किल से इससे बाहर आ पाया हूँ। लेकिन उन्होंने जैसे ही लात मारकर उस दरवाजे को तोड़ा, वो एक साधारण घर था। वहाँ नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहाँ काफ़ी तोड़ा फोड़ा गया, लेकिन नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं। मैं उसी रास्ते से तो बाहर आया था। मेरे हाथ में वो पुरानी सी किताब भी थी। मैं उसे सबूत के तौर पर दिखा रहा था, लेकिन मैंने देखा पुलिस मेरा यकीन नहीं कर रही थी। उसके बाद मैं पुलिस को लेकर दोबारा खादान में गया। वहाँ पर हमें कोई गुफा नज़र नहीं आई। हमें वहाँ पर कुछ नज़र नहीं आया। वहाँ पर मेरा एक टेंट लगा हुआ था। वहाँ पर मेरा सामान रखा था और वो बिल्कुल नहीं हिला था। मैं समझ नहीं पा रहा था आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। इसके बाद पुलिस वालों ने भी कहा कि जिस बारिश की तुम बात कर रहे हो वो तो 1 महीने से हुई ही नहीं। आखिर तुमने कौन सी बारिश देख ली जिसने नीचे बाढ़ ला दी थी और उससे डरकर तुम बाहर निकले? तुम किस जोसेफ की बात कर रहे हो? तुम्हें कोई असिस्टेंट दिया भी गया था या नहीं? उन्होंने फाइलिंग चेक की। सच में मुझे कोई असिस्टेंट नहीं दिया गया था। जोसेफ कौन था उसके बारे में किसी को पता लगा ही नहीं। जोसेफ नाम के 3 ही इंसान उस शहर में रहते हैं और तीनों से मुझे मिलाया गया। वो तीनों वो जोसेफ नहीं थे। मैं घबराया सा, सन्न सा, समझ नहीं पा रहा था। नीचे से कोई मूर्तियां नहीं मिली, ना कोई गुफा मिली। मैं सारा सामान समेटकर वापस आ गया। मैं उस शहर से भी वापस आ गया और मैंने रिपोर्ट में बताया कि वहाँ पर कोई मूर्तियां नहीं मिली और मैं अपनी कहानी भी किसी को बता नहीं सकता था। सब मुझे पागल ही समझते। लेकिन आज मैं घर में बैठा उस किताब के बारे में सोच रहा था। मैंने सोचा चलो उस किताब को पढ़ के ही देखते हैं। लेकिन उस किताब में जो लिखा है वो सारी दुनिया के होश उड़ा सकता है। उसमें लिखा है कि छलावों को 40 साल पहले उस खादान में बंद करवा दिया गया था। छलावे सिर्फ तांबे से डरते हैं, इसीलिए खादान के अंदर तांबे का दरवाज़ा लगाया गया। अगर कोई उस तांबे के दरवाजे को खोल दे तो छलावे बाहर आ जाएंगे। और वो क्या कर सकते हैं उसे तो दूसरे विश्व युद्ध में सब देख चुके हैं। मैं अब इस बात को लेकर घबरा चुका हूँ कि अगर सच में छलावे बाहर आ गए तो क्या कर सकते हैं। और क्या जोसेफ भी एक छलावा था जिसने मुझे अंदर जाने का रास्ता दिखाया ताकि मैं डरकर जानबूझकर उस दरवाजे को खोलूं? उस दरवाजे को कोई छलावा खोल नहीं सकता था, इसीलिए उसने मरने का नाटक किया। आपको क्या लगता है अब आगे क्या होगा?